सभी विद्यार्थियों और मित्रों को नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 57 के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज जिस विषय बिंदु पर हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं उस विषय बिंदु का शीर्षक है मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास क्रम 1857 से 1920, अलीगढ़ आंदोलन और मुस्लिम लीग। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हम भारत में किस प्रकार से मुस्लिम अलगाववाद या मुस्लिम सांप्रदायिकता की भावना का विकास हुआ 19वीं सदी में, जब भारतीय राष्ट्रवाद अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रहा था। उसी समय भारतीय राष्ट्रवाद के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में जो उभर कर जो समस्या आती है वो है मुस्लिम अलगाववाद की भावनाओं को प्रोत्साहन। और ये मुस्लिम अलगाववाद की भावनाओं को जो प्रोत्साहन दिया गया वो ब्रिटिश शासन की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो राष्ट्रवादी गतिविधि है उसको बैलेंस करने के लिए या उसकी प्रतिक्रिया में उन्होंने मुस्लिम अलगाववाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया और अंततः इसमें ये काफ़ी हद तक सफल हुए। तो आज का हमारा पूरा का पूरा जो व्याख्यान है वो इसी मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास क्रम को समझने का एक प्रयास है। और हम ये देखेंगे कि इस मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास क्रम की यात्रा में अलीगढ़ आंदोलन और मुस्लिम लीग का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसी की हम विस्तार से पड़ताल करने जा रहे हैं। अपने इस टॉपिक को समझने के लिए हम कुछ बिंदुओं का सहारा लेंगे और इन बिंदुओं के माध्यम से हम अपनी बात को विस्तार से स्पष्ट करेंगे। साथ ही प्रत्येक पहलू का हमारा एक विश्लेषणात्मक दृष्टि होगी इस टॉपिक पर और इस व्याख्यान पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार धर्म और संप्रदाय का आशय क्या है, या धर्म क्या है और संप्रदाय क्या है, इसकी पड़ताल हम अपने प्रथम बिंदु के अंतर्गत करने जा रहे हैं। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि 1857 से 1870 ईस्वी मुसलमानों के प्रति ब्रिटिश शासन का दृष्टिकोण है वो किस प्रकार का रहता है। तीसरे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी मुस्लिम जागरण के प्रारंभिक संगठन, यानी मुसलमानों में भी सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए जो इनिशियल स्टेज पर जो संगठन खड़े हुए वो संगठन कौन से थे, उनकी प्रकृति क्या थी। तो 1857 से 1875 ईस्वी के दौरान मुस्लिम समाज में धार्मिक और सामाजिक जागरण के लिए जो संगठन खड़े हुए वो संगठन कौन कौन से थे, इनको हम तीसरे बिंदु के अंतर्गत विस्तार से समझने जा रहे हैं। चौथे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी सर सैयद अहमद खान और उनके अलीगढ़ स्कूल के बारे में। पांचवें बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे ब्रिटिश राज और मुसलमानों के बीच का संबंध कैसा रहा। 1875 से 1909 ईस्वी के बीच मुस्लिम समुदाय को ब्रिटिश शासन ने किस तरीके से देखा और किस तरीके से अपने हितों के लिए उसका इस्तेमाल किया, इसकी हम पड़ताल पांचवें बिंदु के अंतर्गत करेंगे आज के इस व्याख्यान में। छठे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी बंगाल विभाजन और मुस्लिम सांप्रदायिकता पर। बंगाल विभाजन और ने मुस्लिम सांप्रदायिकता को किस प्रकार से बढ़ावा दिया, मुस्लिम सांप्रदायिकता को उस स्थिति पर लेकर गई जहां पर इसने एक संगठनात्मक रूप ले लिया, इसकी भी हम विस्तार से पड़ताल करेंगे। सातवें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी मुस्लिम लीग की स्थापना, जो 1906 ईस्वी में हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे किन लोगों का, किन कारकों का, किन परिस्थितियों का योगदान रहा, इसको भी हम विस्तार से समझेंगे। आठवें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी मुस्लिम लीग की राजनीति, अर्थात जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई और 1920 ईस्वी तक जब खिलाफत आंदोलन, जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ खिलाफत आंदोलन जो भारत में एक व्यापक जन आंदोलन के रूप में छेड़ा गया, उस तक मुस्लिम लीग की राजनीति है वो किन कारकों, किन तत्वों से और किस प्रकार के मार्गों को अपनाते हुए आगे बढ़ती है, इसकी हम आठवें बिंदु के अंतर्गत बात करेंगे। नवें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी मुस्लिम सांप्रदायिकता की दिशा किस मोड़ पर जाकर के ठहर जाती है, या इसमें प्रगति होती है या फिर वो एक नई ऊर्जा के साथ फिर से अपना रास्ता तय करती है। तो मुस्लिम सांप्रदायिकता की दिशा को हम 1920 ईस्वी के संदर्भ में समझेंगे कि वहां पर जाकर के मुस्लिम सांप्रदायिकता है वो किस प्रकार का स्वरूप है वो धारण कर लेती है। 10वें बिंदु के अंतर्गत बात करेंगे कि भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास हो गया, मुस्लिम लीग का भी गठन हो गया और कुछ समय के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी एकता स्थापित हुई और दोनों की संयुक्त एकता का परिणाम खिलाफत आंदोलन के रूप में देखने को मिला। तो उसके बाद में भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और मुस्लिम लीग के अधीन जो मुस्लिम सांप्रदायिकता है वो आगे कौन सा रास्ता तय करती है, उसकी दशा दिशा कौन सी होती है, इसको हम आगे की राह नामक बिंदु में समझेंगे। सबसे अंत में हमारी बात होगी कि इस टॉपिक से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्न है वो कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में अति महत्वपूर्ण टॉपिक है
और ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हमें भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी तो मिली ब्रिटिश उपनिवेशवाद से साथ, लेकिन मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास के कारण, मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के कारण हमें वो जो स्वतंत्रता है वो खंडित रूप में मिली, अर्थात हमारा अखंड भारत है वो 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। और भारत का जो आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, उसमें पाकिस्तान नाम का एक पृथक देश है वो बना और विभाजन का दंश वो हमें झेलना पड़ा। और आज तक भी लोग उस विभाजन की उस बुरी दास्ता को आज तक विस्मृत नहीं कर पाए हैं। तो ये टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को समझने के लिए, भारत में मुस्लिम लीग की राजनीति को समझने के लिए, मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास के पक्ष को समझने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हम इस टॉपिक पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि धर्म और संप्रदाय का आखिरकार क्या है। धर्म और संप्रदायवाद देखने में दोनों शब्द है वो समानार्थी से प्रतीत होते हैं, लेकिन धर्म और संप्रदाय में जमीन आसमान का सा अंतर है। धर्म एक प्रकार की विश्वास प्रणाली है जो व्यक्तिगत विश्वास का अंग है। धर्म की जो मौलिक अवधारणा है वो सिर्फ एक विश्वास प्रणाली पर है और व्यक्तिगत विश्वास का एक अंग है। व्यक्तिगत विश्वास के एक साधन के रूप में व्यक्ति है धर्म का इस्तेमाल करता है। तो धर्म क्या है? व्यक्तिगत विश्वास से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन धर्म की जिस प्रकार से आज के संदर्भ में व्याख्या की है तो हम काफी भ्रम की स्थिति में हो सकते हैं कि धर्म कई समुदाय को भी तो शामिल करता है, धर्म कोई राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ धर्म है वो एक विश्वास प्रणाली है, व्यक्तिगत विश्वास का एक अंग है कि मैं किस प्रकार की पूजा उपासना पद्धति में अपने को सुरक्षित पाता हूँ, किस प्रकार की उपासना पद्धति या विचार है, विश्वास है, मेरी आराधना के तरीके, मेरी प्रार्थना के तरीके वो किस प्रकार के हैं। इससे किसी का कोई टकराव नामक कोई जो टकराव की बात है वो नहीं होती। सिर्फ मेरे व्यक्तिगत विश्वास की बात है कि मैं किसी दूसरे से वो अपेक्षा नहीं करता कि वो दूसरा भी इसी तरह का कार्य करे। तो धर्म अपने आप में एक सकारात्मक अवधारणा है, वो एक विश्वास प्रणाली है जो व्यक्तिगत विश्वास से ज्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन संप्रदाय धर्म से थोड़ी अलग पृथक अवधारणा है और संप्रदाय को जो ऊर्जा मिलती है वो धर्म की विकृत व्याख्या से मिलती है। संप्रदाय धर्म पर आधारित सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा का नाम है और अगर आज के संदर्भ में हम कहें तो धर्म का राजनीतिक व्यापार ही संप्रदायवाद है। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म हर व्यक्ति का निजी मामला है और किसी व्यक्ति के निजी मामला, जो एक व्यक्ति का निजी मामला है वो दूसरे व्यक्ति का निजी मामला अलग हो सकता है। दो व्यक्तियों के अगर धार्मिक विश्वास, उनके धार्मिक आराधना पद्धतियां, धार्मिक उपासना पद्धतियां अलग अलग है तो इसको किसी की भी प्रकार की कटुता नहीं रखनी चाहिए। अगर वो कटुता रखता है तो वो धर्म नहीं है, वो धर्म को नहीं मान रहा, वो सिर्फ संप्रदायवाद की बात कर रहा है और संप्रदायवाद है वो धर्म का राजनीतिक व्यापार ही है। संप्रदाय को अगर वाद को देखें तो आधुनिक राजनीतिक प्रवृत्ति है ये, और आधुनिक राजनीति के बहुत सारे स्वार्थों को पूरा करने के लिए धर्म का राजनीतिक व्यापार जब किया गया, धर्म की एक विकृत व्याख्या जब पेश की गई तो उसके फलस्वरूप संप्रदाय का आविर्भाव हुआ। और संप्रदायवाद है वो उसकी विकास की उसके परिपक्व अवस्था में आने के बहुत सारे चरण हैं। शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो संप्रदायवाद शुरुआत में ऐसा मानता है कि अलग अलग जो संप्रदायों के जो पार्थिव हित है, यानी उनके भौतिक है, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हित है, वो दूसरे संप्रदाय से अलग है। तो प्रथम चरण में ये जो संप्रदायवाद है वो इस बात की तस्दीक करता है और वो संप्रदायवाद है वो जिस राष्ट्र राज्य में रह रहा होता है उस राष्ट्र राज्य से ज्यादा उसकी संप्रदाय के प्रति आस्था है वो प्रकट होती है। तो संप्रदायवाद शुरुआत से ही जो लेकर के चलता है वो नकारात्मक अवधारणा को लेकर के चलता है और नकारात्मक अवधारणा इसी संदर्भ में है क्योंकि ये धर्म का एक प्रकार से राजनीतिक व्यापार करता है और सिर्फ ये अपने फायदे की बात देखता है और जिस राष्ट्र राज्य में रह रहा है उस राष्ट्र राज्य के प्रति निष्ठा से ज्यादा जो संप्रदायवादी लोग हैं या संप्रदायवाद की जो अवधारणा है वो अपने संप्रदाय के प्रति ज्यादा निष्ठा प्रदर्शित करती है संबंधित राष्ट्र में रह रहे संप्रदाय की संबंधित राष्ट्र में रह रहे राष्ट्र के अपेक्षा। तो संप्रदाय में वाद में संप्रदाय को ज्यादा महत्व दिया जाता है बनिस्बत राष्ट्र के। जब इसके दूसरे चरण की बात करते हैं तो संप्रदायवाद की अवधारणा यह कहती है कि एक संप्रदाय, क्योंकि प्रथम चरण में हमने देख लिया कि संप्रदायवादी ये कहती है
कि दो संप्रदायों के जो पार्थिव हित है वो एक दूसरे से पृथक पृथक है। दूसरे चरण में यह कहा जाता है कि अवसरों को लेकर के छीना झपटी होती है दो संप्रदायों के बीच में, और दो संप्रदायों में से दोनों ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा राज्य के द्वारा सुविधाएं हैं, ज्यादा से ज्यादा राज्य के द्वारा रियायतें हैं, ज्यादा से ज्यादा विकास के अवसर और संभावनाएं हैं हमारे संप्रदाय को मिले, दूसरे संप्रदाय को वो नहीं मिलने चाहिए। इसका तीसरा चरण है बड़ा विकृत रूप में आता है, बड़ा हिंसक रूप धारण करता है, वो बड़ी असहिष्णु प्रकृति का होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि एक संप्रदाय है वो दूसरे संप्रदाय को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को पूरी तरह से असहिष्णु मान करके उसको बहिष्कृत कर देता है, उसका तिरस्कार कर देता है, उसको पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है। अर्थात जो तीसरी अवधारणा है, जो संप्रदायवाद की चरम अवस्था है, संप्रदायवाद की बिल्कुल विकृत अवस्था है, जो विध्वंसक अवस्था है, वो ये मानती है कि दो संप्रदाय साथ साथ नहीं रह सकते, दो संप्रदायों का साथ साथ अस्तित्व संभव नहीं है। तो ये धर्म की जो संप्रदायवाद की जो तीसरी अवस्था है, जो विकृत अवस्था का भी विकृतम रूप है, वो एक प्रकार से विध्वंसक और अराजकतावादी स्थिति पैदा करती है। 1946 में जाकर के अगर हम देखें मुस्लिम लीग की राजनीति, वो ये कह रही थी कि मुसलमान है वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, और जिसका परिणाम हुआ 1946 में भयंकर दंगे होते हैं और भारत का विभाजन है वो अनिवार्य हो जाता है, और भारत का विभाजन हुआ भी। तो संप्रदायवाद है अपनी मूल प्रवृत्ति में एक नकारात्मक अवधारणा है, जो शुरुआत से ही एक राष्ट्र के ऊपर एक समुदाय संप्रदाय के हितों को वरीयता देता है। वो संप्रदाय को ही अपना राष्ट्र मानता है, राष्ट्र के प्रति उसकी कोई निष्ठा नहीं रहती, राष्ट्र के प्रति निष्ठा दूसरे स्थान पर आती है, संप्रदाय के प्रति निष्ठा है वो प्रथम स्थान पर आती है। तो ये हमारा धर्म और संप्रदाय है, उसका वास्तविक अर्थ है, वास्तविक निहितार्थ है। अब हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार से मुसलमानों में संप्रदायवाद की भावना का विकास हुआ, उसकी धीरे धीरे हम पड़ताल करने जा रहे हैं। तो 1857 से 1870 ईस्वी की अगर हम बात करें, और इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि मुसलमानों के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण है वो कैसा था। तो 1857 का बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, ब्रिटिश शासन के लिए भारत में एक बहुत बड़ी चुनौती पेश हो गई थी, और ऐसा लगा था कि शायद भारत में से ब्रिटिश उपनिवेशवाद है वो समाप्त हो जाएगा। जैसे तैसे करके अंग्रेजों ने सूझबूझ की रणनीति को अपनाकर भारत की व्यापक जनता का विद्रोहियों को समर्थन नहीं मिला, और ब्रिटेन के कुशल सैन्य संचालन की नीतियों से, कठोर दमनात्मक कार्रवाई से 1857 के विद्रोह को जैसे तैसे करके है ब्रिटिश हुकूमत ने शांत कर दिया, उसको दबा दिया। लेकिन जब 1857 के विद्रोह के कारणों पर ब्रिटिश प्रशासकों ने, ब्रिटिश इतिहासकारों ने और ब्रिटेन के जो चिंतक है और राजनेताओं ने बहुत सारा जब विचार मंथन किया, तो इस विचार मंथन में एक चीज जो निकल करके आई वो ये थी कि 1857 के विद्रोह के पीछे जो सबसे बड़ी जो साजिश की थी वो मुसलमानों ने की थी, और उनके इस तरक के पीछे जो आधार वो जो दे रहे थे वो ये थे क्योंकि बहादुर शाह जफर है वो अंतिम मुगल बादशाह थे, और मुगलों की सत्ता का पतन करके ही जो ब्रिटेन ने भारत में अपना उपनिवेशवाद स्थापित किया था। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के मन में एक आक्रोश था, और मुसलमानों ने ब्रिटिश शासन को षड्यंत्र के माध्यम से हटाने का प्रयास है वो 1857 के विद्रोह में किया। तो मुसलमानों को विद्रोही और षड्यंत्री करार दे दिया गया। मुसलमानों के प्रति है वो ब्रिटिश शासन ने 1857 के विद्रोह के बाद है वो बिल्कुल प्रतिक्रियात्मक रवैया अपनाया, और 1857 के विद्रोह में जो सबसे ज्यादा मुसलमानों को फांसी पर लटकाया गया, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ये मानती थी कि हिंदुओं को तो जबरदस्ती मुसलमानों ने अपनी रणनीति में फंसाया है, हिंदू है वो ब्रिटिश शासन से इतने परेशान नहीं है क्योंकि इसके मुख्य षड्यंत्रकर्ता 1857 के विद्रोह के वो मुसलमान हैं, और मुसलमानों के प्रति उन्होंने प्रतिक्रियात्मक रवैया अपना लिया। और ब्रिटिश शासन ने जितनी भी सरकारी नौकरियां थी या सरकारी नौकरियों में कोई भी रोजगार के पद थे, उन्होंने पूरी तरह से मुसलमानों को से बहिष्कृत कर दिया, और मुसलमानों के प्रति अब वो किसी भी प्रकार का विश्वास करने की स्थिति में नहीं थे। तो मुसलमानों को 1857 के विद्रोह के बाद में एक प्रकार से उनका राजनीतिक पृथक्करण कर दिया गया, सामाजिक सेवाओं से पृथक्करण कर दिया गया, प्रशासनिक सेवाओं से उनका पृथक्करण कर दिया गया, और हिंदुओं को ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा ज्यादा वरीयता दी गई। 1857 से 1870 ईस्वी तक जो मुसलमान है उनको पूरी तरह से षड्यंत्रकारी माना ब्रिटिश हुकूमत ने, और हिंदुओं को सरकारी सेवा में प्राथमिकताएं मिलने लगी। लेकिन 1865 ईस्वी से भारत के अलग अलग हिस्सों में
जो पश्चिमी शिक्षा प्राप्त जो भारतीय राष्ट्रवादी विचारक है या राष्ट्रवादी जो कार्यकर्ता है, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्याओं के माध्यम से राजनीतिक जागरण का कार्य करना प्रारंभ लग गया और हर प्रकार के ब्रिटिश प्रशासकों की नीतियों की वो आलोचना करने लगे। 1870 ईस्वी के बाद में ब्रिटिश हुकूमत को ये लगने लगा कि शायद हिंदुओं के माध्यम से क्योंकि ज्यादातर जितने भी जो संगठन खड़े हो रहे थे राजनीतिक जागरण के, कांग्रेस के पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठनों के रूप में, उनमें ज्यादातर हिंदुओं की सक्रिय भूमिका थी। अब उन्होंने सोचा कि अगर समय रहते हमने कोई कदम नहीं उठाया, अगर हमने मुसलमानों से इतना अलगाव बरकरार रखा, तो मुस्लिम है वो हिंदुओं के और भी नजदीक आ जाएंगे और 1857 जैसा एक बहुत बड़ा विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है ब्रिटिश हुकूमत को। तो 1857 ईस्वी के बाद में ब्रिटिश हुकूमत की रणनीति में थोड़ा सा जो परिवर्तन है वो आज देखने को मिलता है और वो फिर बाद में हिंदुओं से धीरे धीरे जो उन्होंने हिंदुओं को राजकीय सेवाओं में शामिल किया था, हिंदुओं के प्रति जो उदार नीति अपनाई थी, धीरे धीरे जो भारत के प्रारंभिक राष्ट्रवादी जो राजनीतिक कार्यकर्ता है उनके खिलाफ प्रतिक्रियात्मक नीतियों को अपनाना शुरू है वो कर दिया जाता है। ये प्रतिक्रियात्मक नीति किस प्रकार से अपनाई गई इसको हम थोड़ा सा ठहर करके समझेंगे। सबसे पहले अब हम बात और कर लेते हैं कि मुस्लिम समाज में जागरण किया कुछ ऐसे प्रारंभिक संगठन है वो उदित हुए, उनकी बात कर लेते हैं। क्योंकि मुस्लिम समाज है, ये बात पूरी तरह से सर्वविदित है और पूरी सत्य भी है कि जिस तरह से अंग्रेजी शिक्षा भारत में शुरू की गई, उस अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त करने में भारत का जो हिंदू समाज है, हिंदू मध्यम वर्ग है और उच्च वर्ग है, वो आगे रहा। और उस समय ब्रिटिश हुकूमत की सरकारी सेवाओं में अंग्रेजी को अनिवार्य बना दिया गया था, लेकिन मुस्लिम अभिजात वर्ग है वो रूढ़िवादी प्रकृति का था और किसी भी प्रकार की पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करने के पक्ष में नहीं था और उनको ऐसे लगता था कि इससे उनका इस्लाम है वो खतरे में पड़ जाएगा और वो एक तरह से रूढ़िवादी परंपरा पर चले रहे। वो पाश्चात्य शिक्षा को लेना है वो वर्जित मानते थे, लेकिन हिंदुओं ने उन पाश्चात्य शिक्षा को अपनाया और राजकीय आवश्यकताओं के अनुरूप अंग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त की, जिससे हिंदुओं को सरकारी सेवा में संरक्षण मिला। लेकिन मुसलमानों में ना तो ऐसा, क्योंकि हिंदू समाज में तो हम कहें कि जैसे कि ब्रह्म समाज है या बंगाल मूवमेंट हुआ और देवेंद्रनाथ टैगोर की तत्वबोधिनी सभा, इसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट्स हैं। बाद में आर्य समाज की बात करूं, मैं स्वामी विवेकानंद की बात करूं, तो उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो अपनाना पड़ेगा और पाश्चात्य शिक्षा के अच्छे विचारों को अपनाकर हम अपनी जो सामाजिक है और धार्मिक बुराइयां उनको दूर कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिम समाज में ऐसा कोई प्रगतिशील या वैज्ञानिक सोच पर आधारित कोई समाज सुधार का संगठन खड़ा नहीं हुआ था। तो मुसलमान है वो काफ़ी पिछड़े हुए थे, काफ़ी रूढ़िवादी थे और पाश्चात्य शिक्षा को वो एक तरह से खिलाफ थे। पाश्चात्य शिक्षा की उनको लगता था कि उनको कोई आवश्यकता नहीं है, भले ही सरकारी सेवाओं में उनको जगह नहीं मिले और जो परंपरागत जो मुसलमान है उन पर रूढ़िवादी उलेमाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। लेकिन जब सभी अलग अलग धर्मों के में सामाजिक और धार्मिक सुधार के आंदोलन हुए, उन्होंने प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाना शुरू किया और उनके अनुसार धीरे धीरे उनके समाज में सुधार हुए, तो मुस्लिम समाज में भी थोड़ी बहुत हलचल है वो पैदा हुई और कुछ ऐसे संगठन खड़े हुए जिन्होंने ये कहा कि मुस्लिम समाज है, मुस्लिम धर्म को बदलते हुए परिवेश के अनुसार खुद को बदलना होगा, नहीं तो ये सबसे पिछड़ा हुआ धर्म और संप्रदाय बन करके रह जाएगा। तो मुस्लिम जागरण के जो प्रारंभिक संगठन थे उसमें सबसे पहले 1885 ईस्वी में बंगाल में मोहम्मडन एसोसिएशन बना और उस संगठन को हम कह सकते हैं कि ये अंजुमन इस्लाम था। इस संगठन में जो बना उसका काम ये था कि इसने 1857 के विद्रोह की भी निंदा की और ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी प्रदर्शित की ताकि ब्रिटिश शासन मुसलमानों के खिलाफ है वो प्रतिक्रियात्मक रवैया नहीं अपनाए। इसके अलावा उन्होंने ब्रिटिश शासन का समर्थन करने की बात की, मुसलमानों के प्रति वफादारी प्रदर्शित की और जो मुस्लिम समाज है वो बदलते हुए परिवेश के अनुसार स्वयं को बदल नहीं पा रहा था, उसकी बदलने की इसने वकालत की। तो बंगाल का ये संगठन था प्रथम, जैसे कि सामाजिक जागरण संगठन था जिसका नाम था मोहम्मडन एसोसिएशन अंजुमन इस्लाम 1855 ईस्वी में। बाद में एक और वैज्ञानिक और बौद्धिक दृष्टिकोण पर आधारित एक और संगठन खड़ा होता है और इस संगठन की स्थापना की अब्दुल लतीफ खान ने। 1863 ईस्वी में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी गठित की गई, यानी मोहम्मद साहित्यिक समिति, इस्लामी साहित्यिक समिति है उसका गठन किया गया। और अब्दुल लतीफ ने जो ये समिति गठित की थी वो सिर्फ इसी बात के लिए गठित की गई थी
कि पाश्चात्य जो ग्रंथ है, जो पाश्चात्य शिक्षा के जो सर्वोच्च उत्कृष्ट आदर्श वाले जो ग्रंथ है, उनकी सोच है, या उनके जो महत्वपूर्ण विचारकों के जो ग्रंथ है उनका उर्दू भाषा में अनुवाद है वो किया जाए, ताकि जो भारत के मुसलमान है जो सिर्फ एक बंद कोठरी में रह गए हैं उनको भी पाश्चात्य ज्ञान को पढ़ने का मौका मिले। इसके अलावा कुरान का भी है वो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने की ओर ध्यान है वो दिया गया। तो वैज्ञानिक शिक्षा लेने के लिए जितने भी जो पाश्चात्य जो ग्रंथ थे उनका उर्दू भाषा में अनुवाद करवाया गया, ताकि वो अच्छे ज्ञान के जो ग्रंथ है जिनके कारण से हिंदुओं का काफ़ी सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ है और वो काफ़ी राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय है, वो समुदाय बन गए हैं। ऐसे ही सक्रिय समुदाय बनाने का मुसलमानों को प्रयास है वो अब्दुल लतीफ़ खान ने अपने संगठन के माध्यम से किया। इसके बाद में एक और संगठन है वो देखने को मिलता है 1877-78 ईस्वी में, वो था सेंट्रल नेशनल मोहम्मद एसोसिएशन। इसने भी पाश्चात्य शिक्षा की वकालत की, मुसलमानों को अगर बदलते समय के साथ स्वयं को एडजस्ट होना है, अगर ब्रिटिश हुकूमत में उनको अपनी भागीदारी जमानी है, ब्रिटिश प्रशासन में उसको शामिल होना है, तो उनको पाश्चात्य शिक्षा है वो प्राप्त करनी होगी। इस्लाम को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, इस्लाम की जो रूढ़िवादी व्याख्या उलेमाओं ने की है उन विचारों से दूर करना होगा, तभी मुसलमानों में जो बहुत सारे जो विकृतियां पैदा हो गई है वो विकृतियां दूर हो सकेगी और मुस्लिम समाज भी अन्य समाजों की तरह है वो आधुनिक और प्रगतिशील समाज बन सकेगा। तो मुस्लिम जागरण के लिए कुछ प्रारंभिक संगठन थे जिन्होंने कार्य किया, लेकिन मुस्लिम समाज को जागृत करने का या उसको पाश्चात्य शिक्षा से उसके परिचय कराने का जो सबसे सक्रिय प्रयास किसी ने किया तो वो थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान है वो स्वयं एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे, वैज्ञानिक और बौद्धिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण थे। सर सैयद अहमद खान ये कहते थे कि कुरान है, उन्होंने सबसे पहले अपनी जो विचारधारा जो सेट की, क्योंकि सर सैयद अहमद खान को ये लग रहा था कि मुसलमान जो पिछड़े हुए इसके पीछे कारण ये है क्योंकि पाश्चात्य शिक्षा से उनका संपर्क कटा हुआ है और पाश्चात्य शिक्षा से संपर्क कटा हुआ है इसीलिए मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। और हालांकि 1857 के विद्रोह में हिंदुओं की भी बराबर की भागीदारी थी, लेकिन हिंदू लोग हैं उन्होंने पाश्चात्य ज्ञान को, पाश्चात्य शिक्षा को अपना लिया, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर ली और वो ब्रिटिश प्रशासन के अहम पदों पर काबिज हो गए, जिसके कारण से ब्रिटिश शासन है उनके प्रति उस तरह का प्रतिक्रियात्मक रवैया नहीं अपना रही। तो सर सैयद अहमद खान का भी ये मानना था कि जो रूढ़िवादी उलेमाओं ने जो मुस्लिम समाज को एक बंद करके रख दिया गया है, उनके सोच के दायरे को संकुचित कर दिया है, वो सोच के दायरे को विस्तार करने की आवश्यकता है। तो सर सैयद अहमद खान ने एक पाश्चात्य दृष्टिकोण पर आधारित इस्लाम की शिक्षा के लिए उन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की, क्योंकि वो स्वयं शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने अपने आसपास के कई नगरों में विद्यालयों को प्रारंभ किया। तो मुस्लिम समुदाय के इस शैक्षिक पिछड़ेपन को, इस वैचारिक पिछड़ेपन को दूर करने की उन्होंने सोची और इसी सोच का परिणाम था कि अलीगढ़ में एक कॉलेज खोला गया 1875 ईस्वी में, और अलीगढ़ में उस कॉलेज का नाम था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। और उन्होंने जो इस कॉलेज का जो प्राचार्य बनाया वो थियोडर बेक को बनाया, जो कि एक यूरोपियन थे, ताकि मुसलमानों को वास्तविक अर्थों में पाश्चात्य शिक्षा से उनका परिचय हो। और सर सैयद अहमद खान ने जो मुसलमानों को प्रगतिशील शिक्षा से जोड़ने के लिए या इस्लाम की जो उलेमाओं के द्वारा जो विकृत व्याख्या कर दी गई थी उससे मुस्लिम युवकों को सावधान और सतर्क करने के लिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि मुसलमानों का सबसे प्रामाणिक जो ग्रंथ है वो सिर्फ है कुरान, और इसके अलावा जो भी कुरान के अतिरिक्त जो भी इस्लामी साहित्य से संबंधित कुछ लिखा गया है उस पर किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं किया जाए, वो किसी भी प्रकार से प्रामाणिक नहीं है। इसके साथ ही सर सैयद अहमद खान ने कहा कि कुरान में की भी अगर कोई व्याख्या वर्तमान वैज्ञानिक प्रगति और प्रकृति के नियमों के विपरीत जाती है, अगर प्रकृति के साथ उसका तादात्म्य नहीं होता, वैज्ञानिक प्रगति आधुनिक दृष्टिकोण से वो कुरान की व्याख्या है वो मैच नहीं करती, तो कुरान की ऐसी व्याख्या को त्यागने का हमारा अधिकार है और हमें ऐसा करना चाहिए।
तो शुरुआत में जो सर सैयद अहमद खान है उनके विचारों से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उन्होंने जो अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की वो सिर्फ मुसलमानों के लिए, क्योंकि इस कॉलेज में मुस्लिम युवकों को आधुनिक शिक्षा देना उन्होंने अपना दायित्व माना और अपने समुदाय के शैक्षिक और वैचारिक पिछड़ेपन को दूर करने की मुहिम की। लेकिन इसमें हिंदू विद्यार्थियों का भी प्रवेश होता था और इस बात का प्रमाण यही है कि जो इसके 7 जो प्राध्यापक थे उसमें से 2 है, उसमें से 3 है वो हिंदू प्राध्यापक थे और उसमें से 1 है वो संस्कृत के प्रोफेसर थे। तो यहाँ पर संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, दर्शन की शिक्षा दी जाती थी, इस्लामी शिक्षा को वैज्ञानिक परिवेश में दिया जाता था और इसके साथ में पाश्चात्य दृष्टिकोण पर आधारित शिक्षा है वो अलीगढ़ कॉलेज में दी जाती थी। तो एक प्रकार से मुस्लिम समुदाय को वैज्ञानिक और तार्किक और पश्चिमी विचारधारा में पूरी तरह से प्रशिक्षित करने का यह सर सैयद अहमद खान का प्रयास था। सर सैयद अहमद खान को लगता था कि अगर पाश्चात्य विचारों के संपर्क में आ गए, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की, तो ब्रिटिश शासन में नौकरियों के द्वार है वो मुस्लिम समाज के लिए भी खुलेंगे और ये विभिन्न प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होंगे और ये मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समुदाय है, उसको भी ब्रिटिश शासन है उतनी तवज्जो देने लगेगा जितनी मुसलमानों हिंदुओं को दी जाती है। प्रारंभ में सर सैयद अहमद खान है, जो मैं व्याख्या कर रहा हूं इसका तात्पर्य ये नहीं समझा जाना चाहिए कि वो अन्य धर्मों के, अन्य समुदायों की प्रगति के खिलाफ थे। प्रारंभ में वो बड़े सहिष्णु थे, धर्मनिरपेक्ष थे, किसी भी धर्म से उनकी कोई नफरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मुझे सिर्फ क्या है मुस्लिम समुदाय में भी उसी प्रकार का रिफॉर्मेशन करना है जिस तरह से अन्य समुदायों में हुआ है। तो प्रारंभ में ये सहिष्णु थे, धर्मनिरपेक्ष थे और इनकी इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जाता है कि 1884 में अपने वक्तव्य में कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान है, इस देश की ही संतान है, दोनों इस धरती यहाँ की पानी पीते हैं, यहाँ की धरती से पैदा हुए अन्न को खाते हैं। और उन्होंने कहा कि याद रखिए हिंदू और मुसलमान जो शब्द है सिर्फ धार्मिक अंतर करने के लिए है, वरना दोनों ही एक राष्ट्र के निवासी है, दोनों का देश ही एक है और सिर्फ इनके धार्मिक जो विश्वास हैं वो अलग हो सकते हैं लेकिन राष्ट्रीयता सबसे ऊपर है और दोनों इस देश के नागरिक हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि 1880 और 85 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई और उसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की तरह तरह से आलोचना की जाने लगी उसके अधिवेशनों में, तब जाकर के सर सैयद अहमद खान को भी इस तरह से एक तरह से भ्रमित कर दिया गया कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये हिंदुओं का संगठन है और हिंदुओं के पक्ष में ये ब्रिटिश शासन से सौदेबाजी करने के लिए बना है। तो इन बातों से जो एक प्रगतिशील और बौद्धिक दृष्टिकोण वाले सर सैयद अहमद खान थे, वो सर सैयद अहमद खान है वो मुस्लिम अलगाववाद की बातें धीरे धीरे शुरू करने लग जाते हैं। और तब उन्होंने कहा कि भारत वास्तव में कोई राष्ट्र नहीं है बल्कि ये विभिन्न धर्मों का एक महासंघ है और विभिन्न धर्मों का महासंघ है वो ही भारत है, इसको किसी भी प्रकार का राष्ट्र नहीं समझा जाना चाहिए। और बाद में सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश हुकूमत के फूट डालो राज करो की नीति के बहकावे में आकर के कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की और बदरुद्दीन तैयब जी जो 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे और उन्होंने मुस्लिम युवकों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो जुड़ने का आह्वान किया, उस पर सर सैयद अहमद खान ने कहा कि बदरुद्दीन तैयब जी की बातों पर मुस्लिम युवक ध्यान नहीं दे, क्योंकि बदरुद्दीन तैयब जी है वो हिंदुओं के षड्यंत्र का मोहरा बन गए हैं और उनकी बातों पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ने का मतलब है कि मुसलमानों को किसी भी प्रकार के कोई अधिकार है वो नहीं मिलेंगे और अगर भारतीय ब्रिटिश उपनिवेशवाद यहाँ से समाप्त हो जाता है और भारतीयों को स्वतंत्रता मिलती है तो वो स्वतंत्रता सिर्फ हिंदू हितों को सुरक्षित रखने के लिए बनेगी। तो ऐसा सर सैयद अहमद खान है वो धीरे धीरे अलगाववादी बातें हैं वो करने लग जाते हैं। और सर सैयद अहमद खान की जो अलीगढ़ कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे थियोडर बेक, उन्होंने भी सर सैयद अहमद खान को लगातार इस तरह से बरगलाया, इस तरह से बहलाया कि अगर आप पूरी तरह से ब्रिटिश हुकूमत के प्रति वफादारी प्रदर्शित करेंगे तो ब्रिटिश हुकूमत है वो मुसलमानों के लिए बहुत कुछ करेगी, मुसलमानों के लिए आगे बढ़कर सरकारी नौकरी में तरह तरह के प्रावधान करेगी। और मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं 1886 ईस्वी में इसी तरह से मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनी। 1887 में थियोडर बेक ने ही भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी से जोड़ने के लिए एक इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनवाया। 1893 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो जो ये जो संगठन थे 1886 का, चाहे
मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हो, 1887 का इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन हो, या 1893 का मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन हो, ये सारे के सारे वो थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियों का विरोध करने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ मुसलमानों को खड़ा करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के प्रयासों से और सर सैयद अहमद खान को अपने प्रभाव में लेकर के खड़े किए गए। लेकिन सर सैयद अहमद खान है जिस तरह से पाश्चात्य शिक्षा को अपनाने की बात कर रहे थे, रूढ़िवादी मुसलमानों का उन्हें समर्थन नहीं मिला। 1898 ईस्वी में उनका निधन हो जाता है। लेकिन सर सैयद अहमद खान है, उन्होंने मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा से उनका परिचय करवाया। शुरू में वो राष्ट्रवादी विचार रखते थे, धर्म सहिष्णु थे, धर्मनिरपेक्ष विचारों के लिए जाने जाते थे। लेकिन बाद में मुस्लिम बहकावे में आकर के उनकी वो सारी बौद्धिकता, सारा वैज्ञानिक चिंतन है, वो कहीं ना कहीं है वो दूषित हो जाता है, विकृत हो जाता है, और लास्ट में जाकर के वो मुस्लिम अलगाववाद की बातें करने लग जाते हैं। तो सर सैयद अहमद खान ने जो अलीगढ़ आंदोलन खड़ा किया, अलीगढ़ कॉलेज खड़ा किया, अलीगढ़ कॉलेज के जो यूरोपीय प्रिंसिपल है वो उन्होंने बराबर इस बात की वकालत की कि मुसलमानों को ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी दर्ज करवानी चाहिए, ताकि ब्रिटिश हुकूमत से भी मुसलमानों को बहुत सारी रियायतें मिले, उनके पक्ष में ब्रिटिश शासन है वो कुछ सोच सके। अगर ब्रिटिश शासन के शासन की वो तरफदारी करेंगे भारतीय मुसलमान, तो ब्रिटिश शासन काफ़ी कुछ उनके लिए करने के लिए तैयार है। ऐसा अलीगढ़ कॉलेज के जो यूरोपीय प्रिंसिपल है उनके द्वारा ये बात है वो कही गई। अब हम ये बात देख लेते हैं कि ब्रिटिश शासन और भारतीय मुसलमानों के बीच का संबंध है वो 1875 से 1909 ईस्वी के बीच में कैसा रहा। जैसा कि मैंने कहा कि बढ़ती हुई राष्ट्रवादी चेतना ने मुसलमानों का साथ देने के लिए ब्रिटिश हुकूमत को मजबूर किया, और उन्होंने मुसलमानों के हित के लिए उनका समर्थन नहीं किया, बल्कि उनकी मुख्य चिंता यह थी कि भारत में राष्ट्रवादी गतिविधियां प्रारंभ हो गई थी। भारत में धीरे धीरे ब्रिटिश उपनिवेशवादी की नीतियों का विरोध है अलग अलग संगठनों के माध्यम से, जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग है उसके द्वारा किया जाने लगा था। तो मजबूरी में जाकर के उन्होंने मुसलमानों का समर्थन करना प्रारंभ किया, मुसलमानों को आगे बढ़ाने की बात कही, मुसलमानों को बरगलाया, और यहाँ तक कि सर सैयद अहमद खान जैसे जो प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, वैज्ञानिक चिंतन वाले व्यक्ति थे, जो तार्किक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे, वो भी इन ब्रिटिश हुकूमत के झांसे में आ गए, और बाद में धर्मनिरपेक्ष से उन्होंने धार्मिक कट्टरता की नीति को बढ़ावा दिया, मुस्लिम अलगाववाद की बातें वो कहने लगे, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि भारत है वो स्वयं एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि विभिन्न धर्मों का एक महासंघ है, जिनके हित है वो कभी समान हो ही नहीं सकते। तो बढ़ती राष्ट्रवादी चेतना ने मुसलमानों को अलगाववाद के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन इस मुस्लिम अलगाववाद को बढ़ाने के पीछे सबसे प्रमुख भूमिका है वो ब्रिटिश शासन की थी, ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीतियों की थी, जो फूट डालो और शासन करो की नीति में विश्वास करती थी। अर्थात भारत के जो समुदाय हैं, जो साथ साथ रह रहे हैं, जिनकी एक जैसी संस्कृति हो गई है, उनको इस तरह से उनके हितों के टकराव के मुद्दे पर इस तरह से विभाजित कर दिया जाए, ताकि भारत का जो राष्ट्रीय चेतना का जो ये आंदोलन प्रारंभ हुआ है वो अपनी परिपक्व अवस्था में जाने से पहले ही वो एक तरह से मृत्यु को प्राप्त है वो हो जाए। मुसलमानों भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना कि इस डर से जो इस कदर डर समा गया था, तो ब्रिटिश हुकूमत ने उसके लिए तरह तरह प्रयास किए। इसी समय ब्रिटिश शासन के प्रति बहुत बड़ी निष्ठा रखने वाले एक अंग्रेज थे, विलियम हंटर, उन्होंने एक पुस्तक की रचना की, द इंडियन मुसलमान्स, भारतीय मुसलमान, जो पुस्तक लिखी उसमें उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को साफ साफ कहा कि अगर भारत में ब्रिटिश शासन को लंबे समय तक बने रहना है तो हिंदुओं की बजाय मुसलमानों का पक्ष लिया जाना चाहिए, मुसलमानों को वफादार बनाने के लिए उनको अतिरिक्त रियायतें दी जाए, तब ही भारत में ब्रिटिश शासन है वो लंबे समय तक स्थायित्व को प्राप्त करेगा। क्योंकि हिंदुओं पर भरोसा रख करके, हिंदुओं का समर्थन करके भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद है वो लंबे समय तक कायम नहीं रह सकता। इसके अलावा 1881 ईस्वी की जो जनगणना हुई उसमें मुसलमानों की आबादी को पृथक से दिखाया गया, और ये कहा कि भारत की कुल आबादी के 20% आबादी है, और इस तरह से इनका पिछड़ापन है। और ब्रिटिश हुकूमत ने मुसलमानों को आश्वासन देना किया कि वो इनके हित के लिए काम करेगी, उनको राजकीय सेवा में शामिल करना चाहती है, उनके जो शैक्षिक और वैचारिक पिछड़ेपन को दूर करना चाहती है, बशर्ते कि ये जो भारतीय मुस्लिम समुदाय है वो ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी का प्रदर्शन करें। इसके अलावा जो अगर हम 19वीं सदी के भारतीय मुसलमानों को देखें तो मुस्लिम समाज है वो दो वर्गों में बटा हुआ था, जिन्हें अशराफ और अजलाफ के नाम से कहा जाता है। अशराफ का मतलब वो थे जो मुस्लिम समाज का जो अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग, जो कि एक तरह से शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ था,
और इसके अलावा जमींदार वर्ग है मुस्लिम समाज का, कुलीन वर्ग है जो शहरों में ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला वर्ग है, जो अपनी उत्पत्ति के स्रोत है वो पश्चिमी एशिया में ढूंढता था और जो फारसी भाषा बोलने में एक गर्व की अनुभूति करता था। तो मुस्लिम समाज का जो उच्च वर्ग है, जो रूढ़िवादी वर्ग है, वो अशराफ कहलाता था। और मुस्लिम समाज का जो निम्न वर्ग है, जो एक तरह से किसानों के रूप में था, एक तरह से मजदूरों के रूप में था, जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा था, वो अजलाफ कहलाया। मुसलमानों के इसी अशराफ के हितों की पैरवी है वो सर सैयद अहमद खान के अलीगढ़ कॉलेज के द्वारा की गई। और सर सैयद अहमद खान ने यह कहा कि इस तरह से अपनी बातों को आगे बढ़ाया कि अशराफ के हित ही सारे मुस्लिम समाज के हित हैं। अशराफ संख्या में 5% थे, अजलाफ संख्या में 95% थे। यहाँ पर अशराफ का तात्पर्य है मुस्लिम समाज का उच्च वर्ग और अजलाफ का तात्पर्य है मुस्लिम समाज का निम्न वर्ग, जो किसी भी प्रकार की उसकी राष्ट्रीय चेतना के लिए कोई कार्य नहीं किए, उसके सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के लिए कोई कार्य नहीं किए गए। तो मुसलमानों में अशराफ और अजलाफ का जो विभाजन था, उसी अशराफ और अजलाफ के विभाजन, क्योंकि मुस्लिम समाज में एक रूपता नहीं थी। बंगाली जो मुसलमान है वो बंगाली हिंदुओं के ज्यादा करीब था बशर्ते संयुक्त प्रांत के मुसलमानों के। तो मुस्लिम समाज भारत की समन्वित संस्कृति में इस तरह से रंग गया था कि ये कहना कि मुसलमान और हिंदुओं के हित है वो एक साथ मैच नहीं कर सकते, उनमें कोई मेल मिलाप नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत अवधारणा थी जिसको प्रचारित किया गया। लेकिन जो सर सैयद अहमद खान है उच्च और मध्यम वर्ग के कुलीनों के हितों की ही पैरवी कर रहे थे। तो मुसलमानों में अजराफ ने अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए अजलाफ को सिर्फ अपनी नीतियों का मोहरा बनाया और अजलाफ के जन समर्थन की उन्होंने अपेक्षा की। और तो ये मुसलमानों में अशराफ और अजलाफ का जो विभाजन है वो देखने को मिलता है। और अशराफ ने सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए अजलाफ को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, अपनी सांप्रदायिकता का जो जहर है उनके बीच में बोया और उनको कहा कि हम आपके हितों के लिए पैरवी कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये मुस्लिम समाज का अभिजात वर्ग और कुलीन वर्ग है वो सिर्फ अपने हितों की पैरवी कर रहा था, अजलाफ के हितों से उसको कोई मतलब नहीं था। लेकिन ये अजलाफ है बड़ा पिछड़ा हुआ था, वो किसी भी प्रकार के आधुनिक विचारों के संपर्क में नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि वास्तव में चल क्या रहा है। तो अशराफ के हितों की कीमत है वो अजलाफ को चुकानी पड़ी। जब वो कुछ सांप्रदायिक दंगे हैं 1890 ईस्वी के दशक में देखने को मिले। और इसके अलावा जो मुसलमानों के उच्च वर्गीय और कुलीन वर्गीय जो मुस्लिम समाज के जो नेता थे उन्होंने अजलाफ को अपने स्वार्थों के लिए इस्तेमाल किया। मैं एक बार फिर से बताता देता हूं कि मुस्लिम समाज में जो अशराफ थे उच्च कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, जो एक तरह से विदेशी वंशज होने का दावा करता था, और अजलाफ वो थे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, खेती करते थे और वो एक तरह से धर्मांतरित मुसलमान ही थे जो हिंदुओं से मुसलमान बने हुए थे। तो अशराफ ने कहा कि भाई हम आपके हितों की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये अशराफ के रूप में जो मुस्लिम समुदाय है जिन्होंने मुस्लिम अलगाववाद को आगे बढ़ाया, जो अलीगढ़ स्कूल में भी ज़्यादातर अशराफ वर्ग वाले मुसलमान है वो जुड़े हुए थे, वो सिर्फ अपने हितों को सुरक्षित करने का ही प्रयास है वो कर रहे थे। तो ब्रिटिश शासन ने इसी अशराफ और अजलाफ की जो ये उसने बहुत अच्छे से स्टडी कर रखी थी, तो अशराफ के हितों को बढ़ावा दिया। और बाद में अशराफों ने, क्योंकि जो अजलाफ है वो पूरी तरह से पिछड़े हुए थे, उनमें किसी भी प्रकार की कोई प्रगतिशील दृष्टिकोण नहीं थी, और इसलिए उनको आसानी से बरगलाया गया। उनके हितों की दुआई दे करके, उनको थोड़े बहुत स्वार्थ दिखा करके मुस्लिम सांप्रदायिकता की राजनीति में उनको शामिल कर लिया गया। इसके अलावा ब्रिटिश शासन है वो मुस्लिम अलगाववाद को लगातार प्रोत्साहन दे रही थी। जैसा कि मैंने देखा कि विभिन्न प्रकार के संगठन है वो खड़े किए गए, और अलीगढ़ कॉलेज क्योंकि उसके प्रिंसिपल है वो यूरोपियन ही थे, और यूरोपियन जो ये लोग हैं वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के भारत में लंबे समय तक बने रहने की चाहत रखते थे। और वो ये चाहत तभी पूरी हो सकती थी जब मुस्लिम अलगाववाद को इस तरह से प्रोत्साहित कर दिया जाए कि भारत में जो राष्ट्रवादी आंदोलन जो खड़ा हो रहा है उसको ये मुस्लिम अलगाववाद है वो बैलेंस कर देगा, और भारत में कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन है वो सफल नहीं हो पाएगा, और भारत में यहाँ पर ब्रिटिश शासन है वो लंबे समय तक बरकरार रहेगा। तो बंगाल विभाजन की योजना से इसी मुस्लिम अलगाववाद की भावना को और भी गहरा करने का प्रयास किया गया। बंगाल विभाजन की योजना है जो लॉर्ड कर्जन ने पेश की 1903 में, और जिसमें यह कहा कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन करना आवश्यक है। लेकिन जब लॉर्ड कर्जन है वो
जो नए बंगाल के विभाजन के पश्चात जो पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका बनने वाली थी, उसमें उन्होंने मुसलमानों के सामने जाकर कुछ अलग बात कही। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम समाज को उनका वो पुराना वैभव और गौरव लौटाना चाहते हैं जो कभी वो दिल्ली सल्तनत के काल में या मुगलों के समय में महसूस करते थे। चूंकि संयुक्त बंगाल में मुसलमानों के हित है वो सुरक्षित नहीं है, उनकी एक तरह से उनकी संस्कृति के साथ है वो खिलवाड़ किया जा रहा है, और ब्रिटिश हुकूमत है वो मुसलमानों को सिर्फ आगे बढ़ाना चाहती है, उनको अपना पुराना गौरव और वैभव लौटाना चाहती है, और हिंदुओं के प्रभुत्व से उनको मुक्ति दिलाना चाहती है। क्योंकि हमारी आपके साथ सहानुभूति है, एक तरह से आपका ही जो साम्राज्य था, विशाल साम्राज्य, उसी के वास्तविक उत्तराधिकारी आप हैं, और आपको ब्रिटिश साम्राज्य में वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो इस तरह से मुसलमानों को ये बरगला दिया गया ब्रिटिश हुकूमत ने, और ये कह दिया एक तरह से कि भाई जो बंगाल का विभाजन हम जो लोग कर रहे हैं वो सिर्फ आप लोगों के हितों के लिए कर रहे हैं, तो आप लोगों को तो हमारा समर्थन करना चाहिए। भले ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हिंदुओं के हितों की रक्षा करने वाला एक संगठन है, इस तरह से प्रचारित कर दिया। तो भले ही कितनी अच्छी विचारधारा वाला व्यक्ति हो, तो धीरे धीरे उसमें एक तरह से अविश्वास, असुरक्षा का भाव पैदा हो जाता है, और ऐसा ही मुस्लिम समाज में होने लगा। मुस्लिम समाज ने जिस तरह से बंगाल विभाजन का विरोध करना चाहिए था, केवल सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया, बाद में कहीं ना कहीं उन्होंने बंगाल विभाजन की जो कर्जन की योजना है उस पर अपनी सहमति और स्वीकृति लगाई, और उनको लगने लगा कि वास्तव में मुसलमानों का गौरव और वैभव है वो लौट करके आ जाएगा। और अगर 1905 में जब स्वशासन, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन स्वशासन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया, तो उसमें भी जो ब्रिटिश हुकूमत ने मुसलमानों को ये एक तरह से चेतावनी दी कि अगर ये स्वशासन इनको मिल गया तो उसमें भी हिंदुओं का प्रभुत्व रहेगा, और आपको किसी भी प्रकार का कोई स्वशासन है, वो होम रूल है, वो नहीं मिलेगा। इसलिए आप हमारी बंगाल विभाजन की योजना का समर्थन कीजिए, हमारा साथ दीजिए, हम आपके भले के लिए काम करेंगे, हम हिंदुओं के प्रभुत्व से आपकी रक्षा करेंगे। हम जब तक बरकरार हैं तब तक हिंदू है वो आप पर किसी भी प्रकार से हावी नहीं हो पाएंगे। आपकी जनसंख्या का जितना अनुपात है उससे भी ज़्यादा आपको प्रिविलेज है वो दिया जाएगा। तो भला फिर मुस्लिम समुदाय है वो ब्रिटिश हुकूमत का साथ क्यों नहीं देता, और ऐसा किया। तो बंगाल विभाजन की योजना में मुस्लिम हितों की दिवाई दी गई, और जिसकी चरम परिणति है 1909 ईस्वी में देखने को मिलती है, जो मॉरलमेंटो सुधार के रूप में, जब मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के हितों के रक्षक के रूप में ब्रिटिश शासन ने उनके लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार कर लिया, और एक तरह से पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को पर ब्रिटिश हुकूमत की जैसे कि स्वीकृति, उसको वैधानिक स्वरूप देना, एक तरह से भारत के राष्ट्र के अंदर राष्ट्र को एक तरह से स्वीकारोक्ति था। मुस्लिम अलगाववाद को वो एक संजीवनी दे दी गई थी, एक तरह से वो जहरीले जो दांत है वो बो दिए गए थे, जिसकी फसल है वो एक जहरीला पेड़ था, जिसका पृथक्करण अनिवार्य हो गया था, और जिसकी चरम परिणति 1947 ईस्वी के भारत विभाजन के रूप में सामने आती है। तो ब्रिटिश शासन ने सिर्फ अपनी फूट डालो राज करो की नीति के कारण उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज को अपना मोहरा बना करके अशराफ और अजलाब के हितों की दुहाई दे करके उनको हिंदू हित प्रभुत्व से मुक्ति दिलाने की पैरवी करते हुए उनके हितों की पैरवी की, और इस तरह से उन्होंने मुस्लिम अलगाववाद को वो दिशा, वो गति, वो आवेग और वो ग्रेविटी प्रदान कर दी कि जहां से पीछे लौटना उनके लिए संभव नहीं था। तो ब्रिटिश शासन और भारतीय मुसलमान के आपसी हितों, भारतीय मुसलमानों की नासमझी के कारण, ब्रिटिश शासन की कुत्सित नीति के कारण से भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर के नीचे से कोई गलतियां नहीं हुई, कोई त्रुटियां नहीं हुई। उन्हीं त्रुटियों के कारण से मुस्लिम सांप्रदायिकता को पल्लवित और पुष्पित होने का मौका मिला, मुस्लिम अलगाववाद को प्रोत्साहन मिला। उसी के कारण से कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग का गठन हुआ। बंगाल विभाजन ने भी मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, क्योंकि ब्रिटिश शासन तो फूट डालो और राज करो की नीति के तहत उसने मुसलमानों को आश्वस्त कर ही दिया था कि भाई ये जो बंगाल का विभाजन किया है हम तो सिर्फ आपका गौरव लौटाना चाहते हैं, और हिंदुओं के हितों से, हिंदुओं के प्रभुत्व से आपको एक तरह से संरक्षण प्रदान करना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, और 1905 में बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ उसमें उग्रवादी तौर तरीकों को अपनाया गया। क्रांतिकारी आतंकवाद का भी विकास हुआ। उग्रवादी तौर तरीकों की बात हो या क्रांतिकारी गतिविधियों की बात हो, सभी में क्या है कि यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई।
वो गड़बड़ ये थी कि जो भी उग्रवादी नेता थे, चाहे बाल गंगाधर तिलक ने गणपति और शिवाजी उत्सव की बात की, अरविंद घोष ने भारत को भारत माता कहा राष्ट्रवादी ढंग से, और इसके अलावा दुर्गा देवी, काली, जितने भी हिंदू जो नायक थे, महाराणा प्रताप और शिवाजी को राष्ट्रीय नायक के रूप में पूजा गया, औरंगजेब को गद्दार घोषित किया गया, अकबर को गद्दार घोषित किया गया। इसके अलावा इन उग्रवादियों ने और क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने भारत में राष्ट्रवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए, ताकि लोग हैं वो अपने अतीत पर गर्व कर सके, उन्होंने सिर्फ प्राचीन काल की उपलब्धियों का तो बखान किया और मध्यकाल की उपलब्धियों से उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई समर्थन है वो प्रदर्शित नहीं किया। जबकि अपन जानते हैं कि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल की भी बहुत सारी सांस्कृतिक उपलब्धियां हुई, समन्वित संस्कृति का विकास हुआ, उर्दू भाषा का जन्म हुआ, बहुत सारी जो सांस्कृतिक संश्लेषण के कार्य हुए। लेकिन सिर्फ अतीत को यानी प्राचीन भारत के समय को एक गौरवगान किया गया और उसके पात्रों को पूजा गया, और मुसलमानों के खिलाफ अभियान करने वाले जो को राष्ट्रीय नायक के रूप में चित्रित किया गया, जैसे शिवाजी है, महाराणा प्रताप, और जितने भी जो उन्होंने अपने अभियानों को अंजाम देने से पहले वो धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया, वो ज़्यादातर प्रतीक है वो हिंदू धर्म से संबंधित थे। इससे जो मुस्लिम राष्ट्रवादी है जो इस आंदोलन में शामिल हो सकते थे, जो मुसलमानों को ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि भाई आप ब्रिटिश उपनिवेशवाद के झांसे में नहीं आए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद है वो आपका भला नहीं चाहती, उन लोगों को रणनीति, उन लोगों को भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। और कहीं ना कहीं उनके मन में भी यह विश्वास पैदा हुआ कि वास्तव में ये तो हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल हो रहा है, हिंदुओं के हितों की बात कर रही है, हिंदुओं के प्राचीन अतीत को ही भारत का गौरवशाली काल कहा जा रहा है, तो इस प्रकार की व्यवस्था में शायद मुसलमानों को कोई स्थान नहीं हो। तो जो प्रगतिशील राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अपनाने वाले मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी धीरे धीरे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से पृथक हो गया, और उसने भी एक तरह से मुस्लिम अलगाववादी नीतियों को अपना समर्थन और सहारा दिया। तो उग्रवादियों के द्वारा जो धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया उसने भी मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। अलीगढ़ कॉलेज है, उन्होंने लगातार मुस्लिम ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी वफादारी प्रदर्शित की, और अलीगढ़ कॉलेज के जो मैंने जैसा पहले कहा कि यूरोपीय प्रिंसिपल थे, और उन्होंने ब्रिटिश शासन को मुसलमानों के साथ जोड़ने का पूरा कार्य किया और मुस्लिम समाज को ये आश्वासन दिलाया कि ब्रिटिश हुकूमत से उनको बहुत सारी रियायतें मिलेगी और शासन व्यवस्था में उनको उचित भागीदारी दी जाएगी, विधानसभाओं में उनको उचित प्रतिनिधित्व है वो दिया जाएगा। तो बंगाल विभाजन ने मुस्लिम सांप्रदायिकता को चरम स्तर पर पहुंचा दिया, मुस्लिम अलगाववादी भावनाओं को प्रोत्साहन मिला, एक तरह से इसने आग में घी डालने का काम है वो किया। अब हम बात कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे और किन परिस्थितियों में। तो बंगाल विभाजन से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसमें कहा गया कि मुसलमानों के हितों के लिए काम किया जा रहा है, उग्रवादी गतिविधियों में हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल किया, तो अलीगढ़ आंदोलन है वो लगातार सक्रिय था और वो मुस्लिम समुदाय के हितों की पैरवी कर रहा था, इसलिए वो ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी का प्रदर्शन कर रहा था। और ये अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए लोगों ने तो बंगाल विभाजन की योजना का समर्थन भी किया, क्योंकि उनको लगता था कि ब्रिटिश उपनिवेश वास्तव में मुसलमानों के हितों की पैरवी कर रहा है और मुसलमानों को वो विशेष प्रकार की रियायतें देना चाहता है। इसके अलावा क्या हुआ कि 1906 ईस्वी में भारत सचिव जो तात्कालिक मौर्य थे उनका एक बजट भाषण हुआ, और उस बजट भाषण में उन्होंने एक छोटा सा स्टेटमेंट है उसका जिक्र किया कि भारत में प्रतिनिधिक शासन का आरंभ किया जाने वाला। इससे सभी मुस्लिम नेता चिंतित हो गए, उनको लगा कि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया, अगर ऐसा कोई संगठन नहीं बनाया, उस संगठन के माध्यम से अपनी राजनीतिक मांगे प्रस्तुत नहीं की, तो जैसा कि भारत के सचिव कह रहे हैं मोरली साहब कि भारत में प्रतिनिधिक शासन का आरंभ किया जाना है, और भारत में जैसा प्रतिनिधि शासन आरंभ होगा उसमें तो हिंदुओं का प्रभुत्व होगा और मुसलमानों को उसमें कोई जगह नहीं मिलेगी, मुस्लिम हितों को कोई वरीयता दी नहीं जाएगी, तो कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है। इसी बात से सारे मुस्लिम नेताओं में बेचैनी पैदा होगी, और उस समय मुसलमानों के अभिजात वर्ग, बौद्धिक वर्ग का चिंतनशील जो प्रगतिशील दृष्टिकोण का जो नेतृत्व कर रहा था वो अलीगढ़ कॉलेज। लेकिन अलीगढ़ कॉलेज है अब वो मुस्लिम अलगाववाद को प्रोत्साहन दे रहा था, मुसलमानों के हिंदुओं से अलग रहने की अलगाववादी नीति पर चल रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया जाए, जो कुछ हमारी भलाई के लिए काम कर रही है वो ब्रिटिश हुकूमत कर रही है, ब्रिटिश हुकूमत के प्रति वफादारी हमें प्रदर्शित करनी है। तो अलीगढ़ कॉलेज के उस समय यूरोपीय प्रिंसिपल थे WAJ आर्कबोल्ड, उन्होंने बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई और उन्होंने आनन फानन में बड़े मुस्लिम नेताओं को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि भाई आप लोग जाइए और जाकर के आप लोगों को मिलना है भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो से। वो लॉर्ड मिंटो उस समय थे अक्टूबर में
क्योंकि उस समय भारत की जो राजधानी थी, जो कहें कि ग्रीष्मकालीन राजधानी उस समय शिमला थी। तो शिमला में उनसे मुलाकात हुई और 35 सदस्यों वाला एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल बना। 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में वो मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल गया और अलीगढ़ कॉलेज के जो सेक्रेटरी थे वो मोहसिन मुल्क थे, वो भी उनके साथ थे। और शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिला कि उन्होंने कहा कि साहब ऐसे ऐसे आप लोग प्रतिनिधि शासन शुरू करने वाले हैं और हम लोग आपके प्रति पूरी वफादारी रखते हैं, पूरा मुस्लिम समाज आपके साथ है, तो आप ऐसी कोई व्यवस्था मत करना कि जिसमें मुसलमानों को हिंदुओं के ऊपर वरीयता दे दी जाए, यानी हिंदुओं को मुसलमानों के ऊपर वरीयता दे दी जाए, सॉरी, कि हमारे हित है वो सुरक्षित रखने चाहिए और हम आपके प्रति पूरी वफादारी रख रहे हैं। हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई वास्ता नहीं है, बंगाल विभाजन जो आपने किया है वो सही किया है, हम इसकी नीति का समर्थन करते हैं। तो इस तरह की बातों को प्रस्ताव तैयार किया वो अलीगढ़ कॉलेज के जो तत्कालिक प्रिंसिपल थे WAG आर्कबोल्ड और मोहसिन मुल्क ने किया। लेकिन इसमें बंगाल से कोई भी मुस्लिम नेता है वो शामिल नहीं हुआ। हालांकि शामिल करने की बात थी, लेकिन बंगाल से कोई भी मुस्लिम नेता है वो शामिल नहीं हुए। तो वहां पर लॉर्ड मिंटो ने उनको आश्वासन दिया कि बिल्कुल हम हैं, आपके हितों की रक्षा करेंगे, आप हमारे प्रति वफादारी है वो प्रदर्शित करते जाएं। तो इसी का अगला स्टेप था कि मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो 1886 ईस्वी में बनी हुई थी मुसलमानों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पृथक करने के लिए, उसका दिसंबर में एक सम्मेलन होने वाला था ढाका में। तो ढाका के नवाब की अध्यक्षता में, ढाका के नवाब थे उस समय सलीमुल्लाह, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ये मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का जो सम्मेलन है वो मुस्लिम लीग के रूप में तब्दील हो गया। और मुस्लिम लीग का गठन इस प्रकार हम मानते हैं कि 30 दिसंबर 1906 को हुआ और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में। मुस्लिम लीग के गठन के पीछे जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो WAG आर्कबोल्ड की भूमिका थी, इसके अलावा आगा खां की भूमिका थी, इसके अलावा मोहसिन मुल्क की थी और वकार मुल्क, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है वो मुस्लिम लीग की स्थापना में थी। और मुस्लिम लीग की जैसे ही स्थापना हुई, मुस्लिम लीग के उद्देश्य और लक्ष्य तय किए गए। मुस्लिम लीग का जो पहला उद्देश्य तो यही था कि ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी प्रदर्शित करना, दूसरी है मुस्लिम समुदाय के लिए ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक और आर्थिक हितों की पैरवी करना, और तीसरी बात यह था कि भारत की राष्ट्रवादी गतिविधियों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई साथ है वो हम नहीं देंगे, पूरी तरह से ब्रिटिश शासन के प्रति हमें वफादारी प्रदर्शित करनी है। तो इस तरह मुस्लिम लीग के उद्देश्य तय किए गए। मुस्लिम लीग जो मुसलमानों के हितों की पैरवी करने वाला जो संगठन है वो अस्तित्व में आ चुका था। मुस्लिम लीग की राजनीति की अगर हम बात करें 1907 से 1920 ईस्वी तक मुस्लिम लीग की राजनीति किस दिशा और किन परिस्थितियों में संचालित होती है, तो 1906 ईस्वी में जब मुस्लिम लीग का गठन हो गया, उसके उद्देश्य और लक्ष्य तय कर दिए गए, तो 1907 से 9 ईस्वी के मध्य सभी प्रमुख प्रांतों में मुस्लिम लीग का गठन हुआ और इसकी लंदन शाखा का आरंभ भी हो गया था मई 1908 में। सैयद मीर अली जो लंदन शाखा है उसका काम देख रहे थे और ये सैयद मीर अली थे जो 1909 ईस्वी के जो मॉर्लो-मिंटो सुधार से पहले, क्योंकि 1908 में ही ये बात चल रही थी कि भारत में कुछ नए प्रकार के जो संवैधानिक सुधार है वो किए जाएंगे, तो अमीर अली के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल है जो लंदन शाखा मुस्लिम लीग का काम देख रहे थे, वो मिले और उनसे कहा कि भाई हमें आप जो विधान परिषदों में आबादी के हिसाब से हमें ज़्यादा प्रतिनिधित्व है वो दिया जाना चाहिए, इस तरह का प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए ताकि मुसलमान खुद को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करे और दीर्घ काल तक वो ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी प्रदर्शित कर सकें। तो अमीर अली का बहुत बड़ा योगदान था मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार करवाने में, और इसका परिणाम मिला 1909 ईस्वी के मॉर्लो-मिंटो सुधार में। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को मुसलमानों के पक्ष में स्वीकृति दे दी गई। एक तो मुसलमानों के मुस्लिम अलगाववाद को वैधानिक स्वीकृति मिल गई। मुसलमानों के हित है वो भारतीय के समुदायों के, भारत के जो अन्य समुदाय उनके हितों से बिल्कुल पृथक है। एक प्रकार से एक राष्ट्र के अंदर राष्ट्र है उसको ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा मान्यता दे दी गई 1909 ईस्वी के मॉर्लो-मिंटो सुधार से। और जितने भी प्रांतीय विधान परिषद थे या केंद्रीय विधान परिषद, मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात से ज्यादा सीटें रिजर्व की गई। और ये पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सबसे खास बात ही ये थी कि मुसलमान कैंडिडेटों के चुनाव के लिए मुस्लिम ही वोटर हो सकते हैं, दूसरा कोई उनको वोट नहीं दे सकता, तो मुसलमानों का चुनना स्वाभाविक था। लेकिन जैसे जैसे 1907 से 10 ईस्वी में मैंने जैसा कि कहा कि पूरी तरह से ये जो शुरुआत की जो मुस्लिम लीग थी इस पर अलीगढ़ कॉलेज के बुद्धिजीवियों का प्रभाव था, अलीगढ़ कॉलेज के अलगाववादियों का या प्रतिक्रियावादियों का प्रभाव था और उन्हीं के सोच और रणनीति से ये चल रही थी। लेकिन 1911-12 ईस्वी में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है और जैसे कि मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, जफर
इस्लाम है या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, हकीम अजमल खान जैसे जो प्रखर राष्ट्रवादी विचार वाले और प्रगतिशील दृष्टिकोण रखने वाले युवा लोगों का इसमें मुस्लिम लीग में प्रवेश हो जाता है। और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग है ब्रिटिश शासन के प्रति जो वफादारी प्रदर्शित कर रही है, यही सबसे बड़ी गलती कर रही है। और इसी समय कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो जाती है, जैसे कि 1911 ईस्वी में उस्मानिया जो सल्तनत तुर्की जिस उस्मानिया सल्तनत जो तुर्की में थी, उसमें ब्रिटेन का हस्तक्षेप हो जाता है। 1912-13 ईस्वी के बाल्कन युद्ध में ब्रिटिश का जो उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ है जो लड़ाई होती है, और उसमें उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ जाकर के लड़ते हैं। चूंकि उस समय जो तुर्की का शासक है पूरे इस्लामी जगत का खलीफा माना जाता था और भारत के मुसलमान हैं वो उसके प्रति निष्ठा प्रदर्शित करते थे। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने जिस तरह से किया, यानी लंदन की ब्रिटिश सरकार ने उस बाल्कन युद्ध में तुर्की के खिलाफ जाकर के लड़ाई की, इससे भारतीय जो राष्ट्रवादी मुसलमान है उनमें एक आक्रोश पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत किसी भी हालत में मुसलमानों के हित नहीं चाहती, वो सिर्फ केवल राजनीतिक मोहरे के लिए इनका इस्तेमाल कर रही है। इसलिए हमें भारत राष्ट्र में, ये हमारा देश है और इस देश में हमारी धर्म पद्धति अलग हो सकती है, हमारी विचार पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन चूंकि हम इस देश के निवासी हैं और मुसलमानों के लिए भी स्वराज के उतने ही मायने हैं जितने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए। तो 1913 ईस्वी में लखनऊ में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ और इस यंग ब्रिगेड के बढ़ते हुए प्रभाव के चलते 1913 ईस्वी में स्वराज को मुस्लिम लीग ने अपना लक्ष्य स्वीकार कर लिया। और अब मुस्लिम लीग ने के जो यंग ब्रिगेड के नेताओं ने यह प्रयास किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार का समझौता हो जाए, और जिससे कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में साथ मिलकर के इस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई है वो लड़ी जा सके। 1916 ईस्वी में उधर से तिलक के प्रयासों से और इधर मौलाना मोहम्मद अली है, अबुल कलाम आज़ाद, इनके प्रयासों से 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एकता हुई। लेकिन मुस्लिम लीग ने चूंकि वो आसानी से, भले ही यंग ब्रिगेड के प्रभाव में उन्होंने मुसलमानों की वफादारी से थोड़ा सा विचलन किया हो, लेकिन वो उन मुस्लिम जो रूढ़िवादियों को नाराज नहीं करना चाहती थी कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की जो पद्धति को जो स्वीकृति 1909 ईस्वी के सुधार से मिली थी, उससे किसी भी प्रकार का वो पीछे लौटने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में एकता प्रदर्शित करने के लिए मुसलमानों का साथ लेना आवश्यक था, और उस समय मुसलमानों का जैसा तैसा भी हो मुस्लिम लीग है उनका प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सिर्फ एकता का सूत्रपात करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की जो व्यवस्था है उसको मानने पर अपनी स्वीकृति दी, जिसके कारण से 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट हुआ। इसे ही लखनऊ पैक्ट कहा जाता है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा कि हम मुस्लिम लीग के मुसलमानों के पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, बशर्ते मुस्लिम लीग है भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करे, स्वशासन की मांग का समर्थन करे, और मुस्लिम लीग ने उस बात पर हाँ भी भरी। इन दोनों की संयुक्त एकता का परिणाम ये होता है कि कम से कम 3-4 साल है कांग्रेस और मुस्लिम लीग है दोनों के एक साझे उद्देश्य हो गए, और खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की ये एकता देखने को मिलती है जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशक्त जन प्रतिरोध है वो छेड़ा गया। तो मुस्लिम लीग की राजनीति है वो 1910 से 20 ईस्वी के बीच एक बार फिर से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ती हुई प्रतीत आती है, लेकिन अंदर ही अंदर है वो मुस्लिम अलगाववाद है वो पनप रहा था, और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार करना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल थी, जिसके कारण, क्योंकि अब कोई भी मुस्लिम लीग में चाहे कैसा भी नेता हो, कितनी भी प्रगतिशील सोच वाला हो, उस पर इतना प्रेशर होता था कि वह सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति पर किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। वो उस पर वो पूरी तरह से वो उससे पीछे लौटने के लिए तैयार नहीं थे, और कांग्रेस को भी मजबूर होकर के सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन बाद में इनकी जो ये सफलता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई में दोनों पक्ष मिलकर के साथ लड़ेंगे, ये इनकी क्षणिक सफलता थी, और 3-4 साल की ही इनकी एकता रही। बाद में लंबे समय 1922-23 के बाद मुस्लिम लीग ने अपना पृथक रास्ता अपना लिया, और बाद में कई सांप्रदायिक दंगे भी हुए, और धीरे धीरे मुस्लिम लीग उस रास्ते पर सवार हो गई जहां बाद में मोहम्मद अली जिन्ना है वो मोहम्मद अली जिन्ना की जो महत्वाकांक्षाओं का शिकार है वो हो गई, और बाद में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग वो तीसरी सांप्रदायिकता की तीसरी अवस्था में पहुंच गई, जहां पर वो किसी भी हालत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। उसने ऐसे मुस्लिम अलगाववाद का राग अलापा कि जिसके कारण से भारत का विभाजन करना है वो अनिवार्य हो गया था।
अब हम बात कर लेते हैं कि मुस्लिम सांप्रदायिकता की दिशा की जो मैंने बात की कि 1903-4 साल यानी 1916 से 20 तक उनके बीच में एकता रही, लेकिन बाद में ये एकता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की जो लखनऊ समझौते की एकता है वो क्षणिक थी और वो कुछ समय के बाद में ही वो भंग हो गई। और बाद में मुस्लिम लीग है वो लगातार कांग्रेस के खिलाफ भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए वो एक सबसे बड़ी जो अवरोध है वो पैदा करती रही और ब्रिटिश हुकूमत का उसने पूरा तरह से साथ दिया। और ब्रिटिश हुकूमत ने भी फूट डालो राज करो की नीति के तहत मुस्लिम लीग की और मुस्लिम लीग से संबंधित प्रतिक्रियावादी नेताओं की रणनीतियों को प्रोत्साहन दिया, उनको बढ़ावा दिया और हर प्रकार के वो कदम उठाए जो कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में एकता को बनाए रखने में बाधक साबित हो। तो इस तरह से उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक विभाजन की तस्वीर है वो पैदा की, वो ब्रिटिश हुकूमत ने। और मुस्लिम सांप्रदायिकता है वो 1920-22 के बाद उसी दिशा पर सवार हो जाती है। अगर हम आगे की राह की बात करें तो थोड़े समय के लिए 1916 ईस्वी के लखनऊ समझौते से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भारत की राष्ट्रीय स्वशासन की लड़ाई के लिए एकता स्थापित होती है, जिसको अगर हम कहें भले ही 3-4 साल के लिए ही लेकिन वो एक सकारात्मक प्रगति थी। लेकिन दीर्घकालिक रूप से जैसे कि मैंने कहा कि 1916 ईस्वी के लखनऊ समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो मुस्लिम लीग की पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था को जो स्वीकृति दी वो ऐसी व्यवस्था थी कि जिसके घातक परिणाम, विनाशकारी परिणाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को और भारत को अपने विभाजन के रूप में चुकाने पड़े। और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 1920-22 के बाद में इसी सांप्रदायिकता का शिकार हुआ। ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने उसको पाला पोसा, उसको बराबर उसको प्रोत्साहन दिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मूल जो प्रवृत्ति थी, मूल प्रकृति थी वो धर्मनिरपेक्ष थी। उसने धर्मनिरपेक्षता का रास्ता नहीं छोड़ा। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे जो लोग हैं, जो प्रखर राष्ट्रवादी मुस्लिम लोग हैं, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ डटे रहे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में जो मुस्लिम लीग है वो ज़्यादा प्रतिक्रियावादी हो गई, जिसके कारण से भारत का 14 अगस्त 1947 को 2 देशों के रूप में विभाजन हो गया। एक बना पाकिस्तान, एक है आज हमारा भारत देश। तो ये मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास की पटकथा है। और 1920 के बाद में मुस्लिम सांप्रदायिकता का किस प्रकार से विकास हुआ उसके बारे में हम अलग से एक व्याख्यान में विस्तृत रूप से बात करेंगे कि कौन कौन से स्टेप थे, कहां पर किससे गलती हुई और बाद में उसका अंततः परिणाम क्या हुआ, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, अलीगढ़ आंदोलन क्या था, थियोडर बेक कौन थे, एजे आर्कबोल्ड कौन थे, इसके अलावा 1916 के लखनऊ समझौते, मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास में किन कारकों का योगदान हो, इससे संबंधित बहुत सारे संकल्पनात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि इस टॉपिक से संबंधित आपकी कोई किसी भी प्रकार की शंका है तो आप सीधा मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये व्याख्यान है यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर एक नए व्याख्यान के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।